तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज का हमारा ये वीडियो एक कोलैबोरेशन वीडियो होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे टॉप 10 एक्शन एनिमे ऑफ ऑल टाइम के बारे में। जिस फेलो यूट्यूबर के साथ हम ये कोलैबोरेशन कर रहे हैं उनके चैनल का नाम ओटाकू हाइडआउट है और वो अपने चैनल पे एनिमे से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाते हैं। सो ओटाकू हाइडआउट के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिंड कमेंट में मिल जाएगा, तो आप उनके चैनल को जाके ज़रूर से चेकआउट करना। काइंडली नोट दैट इस वीडियो में हम सारे एक्शन एनिमेस को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो इस वीडियो में जितने भी एनिमेस होंगे वो सारे हमारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होंगे। एंड इफ आपका फेवरेट एनिमे लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्पॉट डिजर्व नहीं करता। उसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि हम इन 10 एनिमेस को ज़्यादा प्रीफर करते थे तो हमने इन्हें लिस्ट में इंक्लूड किया। एंड वन मोर थिंग, वीडियो में जितने भी एनिमे नंबर 10 से लेकर नंबर 1 पे लिस्ट किए गए हैं उनका काउंट ये चीज़ कतई डिनोट नहीं करता कि एक एनिमे दूसरे एनिमे से बेहतर है। हमने सारे एनिमेस को विदाउट कंसिडरिंग विच इज़ बेटर रैंडमली प्लेस किया है, तो कमेंट सेक्शन में काउंटडाउन को पकड़ के भसड़ मत मचाना। तो भाई बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ, लेकिन उसके पहले हम हमारा इंट्रो लगा लेंगे। Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself, then I'll put you in your place. And this world is my right, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause it'll go my way. Make a buck for the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world on your brain. You won't never be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. नंबर 10 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है गिल्टी क्राउन। गिल्टी क्राउन एनिमे की स्टोरी लाइन जापान में अपोकलिप्स वायरस आउटब्रेक होने के 10 साल बाद ईयर 2039 में सेट है। एनिमे में अपोकलिप्स वायरस आउटब्रेक के पास्ट इवेंट का नाम लॉस्ट क्रिसमस दिया गया है, जिसपे यूएन ने जापान पे रूल करना शुरू कर दिया है। जब जापान मिलिट्री रूल के अंडर आ जाता है तो उसको क्रूअल रूल को अपोज करने के लिए फ्यूनरल नाम के एक फ्रीडम फाइटर्स का ग्रुप बनाया जाता है जिसे त्सुगामी लीड करता है। गिल्टी क्राउन एनिमे शुओमा नाम के एक यंग हाई स्कूल स्टूडेंट की कहानी बताता है जिससे वॉर में अपनी पावर्स की वजह से फंसना पड़ता है। आगे जाते जाते बहुत सारी मिस्ट्रीज अनफोल्ड होगी, बट उसके लिए उसे भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, बहुत भारी। नंबर 9 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है काउबॉय बीबॉब। काउबॉय बीबॉब एनिमे की स्टोरी लाइन ईयर 2971 में सेट है, जिस वक्त ह्यूमन सोलर सिस्टम के सेवरल डिफरेंट प्लैनेट्स एंड मून्स पे रहने चले गए थे क्योंकि अर्थ रहने लायक नहीं बचा था। ह्यूमंस के पूरे सोलर सिस्टम में स्कैटर होने के बाद वहाँ की पीस मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है सोलर सिस्टम पुलिस की, और उनके इस काम में उनकी हेल्प करते हैं काउबॉयज नाम के बाउंटी हंटर्स। स्पाइक स्पीगल, जेट ब्लैक, फे वैलेंटाइन एंड रेडिकल लैड ये सारे हमारे एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट हैं जिनके ग्रुप का नाम रखा गया है द रैगटैग टीम। एनिमे की शुरुआत में इनकी टीम में इतने ज़्यादा मेंबर्स तो नहीं होते, बट एज स्टोरी प्रोग्रेसेस धीरे धीरे करके इनकी टीम में मेंबर्स जुड़ने लग जाते हैं। एनिमे की स्टोरी जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करती है उसके साथ हमें कैरेक्टर्स के कई सारे थ्रिलिंग एडवेंचर्स दिखाए जाते हैं और उसके साथ ही साथ कैरेक्टर्स के मिस्टीरियस एंड डार्क पास्ट को भी रिवील कराया जाता है। एनिमे में आपको अलॉन्ग विद क्लासिक एक्शन लाइट हार्टेड कॉमेडी भी देखने मिलेगी, और अगर आप लोग क्लासिक एनिमेस के फैन हो तो ये एनिमे आपके लिए बना है। एंड अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर एनिमे के प्रति अपने ऑब्सेशन को साइड रख के इस एनिमे को देखो तो हो सकता है आपको ये एनिमे इतना पसंद आए कि ये आपका फेवरेट एनिमे बन जाए। नंबर 8 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है मेगालो बॉक्स। ये शब्द जंग डॉग नाम के एक अंडरग्राउंड मेगालो बॉक्स फाइटर की एक आखिरी शब्द थी। मेगालो बॉक्स बॉक्सिंग के एक ऐसे इवॉल्व फॉर्म को कहते हैं जिसमें मैकेनिकल लिम्ब गियर्स यूज होते हैं, जिसके मदद से उनकी फाइटिंग स्पीड और स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। मेगालो बॉक्स एनिमे में हमारे एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम रहता है जो, वैसे तो एनिमे में उसका रियल नाम रिवील नहीं हुआ है अभी तक। सो जो भी एक अंडरग्राउंड बॉक्सर रहता है जिसमें बॉक्सिंग करने का तो बहुत पोटेंशियल रहता है, बट वो अपने बॉस के अंडर काम करता है जिसका नाम रहता है नानबू। बट एक दिन जब जो अपना मैच लड़ने जाता है, अनफॉर्चुनेटली उसके सामने मेगालो बॉक्स का चैंपियन आ जाता है जिसका नाम रहता है यूरी। यूरी तो उसे आराम से हरा देता है और यूरी उसे कहता है कि आपको अगर उसके लेवल पे आना है तो यूरी के लेवल पे आने के लिए आपको उसकी जैसे ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, मतलब बेसिकली उसके लेवल तक फाइट करके आना होगा। यूरी की स्पीच से एक्साइटेड होकर जो मेगालोनियन नाम के टूर्नामेंट पे एंटर कर जाता है, जो कि एक वर्ल्ड टूर्नामेंट रहता है, जो कि ये अमेजिंग जर्नी देखने के लिए आपको तो ये एनिमे देखना होगा।
क्योंकि बेसिकली स्क्रिप्ट राइटर में इसमें बहुत सारे स्पॉइलर लिख दिए जो कि मुझे कट करके खुद बनाने पड़ रहे हैं। नंबर 7 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है बाकी द ग्रैपलर। बाकी द ग्रैपलर एनिमे में हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम बाकी हानमा होता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल अंडरग्राउंड टूर्नामेंट को जीतने के बाद अपने फादर यूजीरो को डिफीट करने की जर्नी पे निकल पड़ता है, जो कि वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है। टूर्नामेंट रनर टोकुगावा बाकी हानमा को बताता है कि 5 इनक्रेडिबली डेंजरस एस्केप्ड प्रिजनर्स फाइट पिक करने आ रहे हैं टोक्यो में। एंड क्योंकि बाकी की फाइटिंग एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ पूरे टोक्यो में वेल नोन है, तो वो एस्केप्ड प्रिजनर्स बाकी से फाइट करने जरूर आएंगे और साथ ही साथ वो लोग कई और फाइटर्स से भी फाइट पिक करेंगे। एंड यहाँ से हमारे एनिमे के प्रोटैगनिस्ट बाकी हानमा की जर्नी स्टार्ट होती है, जिसमें वो जापान के कई सारे मार्शल आर्टिस्ट से फाइट करेगा एंड इवेंचुअली शायद अपने फादर से भी। अगर आप लोगों को केंगन आशुरा एनिमे पसंद आया था देन आई एम श्योर आपको ये एनिमे भी ज़रूर पसंद आएगा। ऊपर से इसमें CGI का भी यूज़ नहीं किया गया है। नंबर 6 पे जो एनीमे आता है उसका नाम है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। इस एनीमे में हमारे 2 मेन प्रोटैगनिस्ट रहते हैं, जिसमें से एक का नाम रहता है एडवर्ड और दूसरे का नाम रहता है एल्रिक। ये दोनों मिलके एल्रिक ब्रदर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। एल्केमिस्ट उस पर्सन को कहा जाता है जो एल्केमी परफॉर्म कर पाता है, एंड एल्केमी इज अ साइंस विच इज बाउंड बाय द लॉ ऑफ इक्वल एक्सचेंज। एक दिन एल्रिक ब्रदर्स बचपन में ही द ओनली फॉरबिडन एक्ट ऑफ एल्केमी परफॉर्म कर देते हैं, जो कि मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन होता है। इस एल्केमी के हिसाब से एल्केमिस्ट एक डेड पर्सन को जिंदा कर देता है, बट बदले में उनका कोई ना कोई बॉडी पार्ट तो गायब हो ही जाता है। ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन परफॉर्म करने के बाद एडवर्ड अपना राइट आर्म और लेग खो देता है और एल्रिक अपनी फुल बॉडी खो देता है और एक मेटल आर्मर में अपनी बॉडी को फ्यूज करके ले लेता है। ये एनिमे IMDb और माई एनिमे लिस्ट पर टॉप पे आता है और आपको पता ही होगा AOT और इसके बीच में माई वॉर चालू है। 5th नंबर पे जो एनिमे आता है उसका नाम है हंटर हंटर। हंटर हंटर एनिमे का वर्ल्ड हमें टिपिकल शोनेन एनिमे के एलिमेंट्स से भरपूर दिखाई देता है, जिसमें हमारे टोटल 4 मेन कैरेक्टर्स हैं, नेम्ड गॉन, किलुआ, लियोरियो एंड कुरापिका। हंटर हंटर के वर्ल्ड में सारे कैरेक्टर्स को एक हंटर एग्जाम को पास करके प्रोफेशनल हंटर बनना पड़ता है, जिसके बाद उन्हें बेसिकली हीरोपंती करने का लाइसेंस मिल जाता है। एक बार हंटर लाइसेंस को ऑब्टेन करने के बाद जो प्रोफेशनल हंटर है वो कई सारे पेड एंड अनपेड जॉब कर सकता है, लाइक कैप्चरिंग क्रिमिनल्स एंड गोइंग ऑन अ रैंडम एडवेंचर। लेकिन हमारे एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट गॉन का गोल इस सबसे ऊपर है। गॉन वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल हंटर बनके अपने फादर को तलाशना चाहता है, जो कि एक बहुत ही छोटी उम्र में उसे हंटर बनने के चक्कर में पीछे छोड़ गए थे। गॉन के फादर भी एक एलाइट हंटर थे एंड गॉन को अपने गोल को अचीव करने के लिए कई सारी हार्डशिप्स एंड चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और ऐसा करने में बाकी के 3 मेन कैरेक्टर्स उसका साथ देंगे। किलुआ, कुरापिका और लियोरियो के भी अपने कुछ सर्टेन गोल्स हैं जिन्हें वो गॉन की जर्नी के साथ ही साथ कंप्लीट करेंगे। अपने एडवेंचर में आगे बढ़ते हुए हमारे चारों मेन कैरेक्टर्स को हंटर हंटर वर्ल्ड के काफ़ी सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स से फाइट करनी होगी, एंड अपनी जर्नी में हमारे कैरेक्टर्स को ये भी समझ आएगा कि एक हंटर के ऊपर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एट नंबर 4 वी हैव ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज। नंबर 4 पे हमने ड्रैगन बॉल के सारे आर्क्स रखे हैं, क्योंकि अगर हम ड्रैगन बॉल को सेपरेटली रखते तो टॉप 10 में 3 प्लेसेस तो ड्रैगन बॉल को ही मिल जाते। ड्रैगन बॉल के फ्रेंचाइज में बात करने को तो बहुत कुछ है, जिसमें प्लॉट तो बिल्कुल नहीं आता है। आप लोगों को तो पता ही होगा, हम जब बचपन में थे ड्रैगन बॉल हमें इतना कनेक्ट कर जाता था कि हम सुबह उठ के उसको देखने के लिए रेडी हो जाते थे। बेसिकली ड्रैगन बॉल इज द मेन इवोल्यूशन ऑफ एनिमे कम्युनिटी इन इंडिया। एज ए सीक्वेंस में हम एक्शन के साथ साथ स्टोरी भी देख रहे हैं। एज यू ऑल नो, ड्रैगन बॉल को एक्शन सीक्वेंस पे कोई हरा नहीं सका है अभी तक, और जो हराने आया था उसने तो पूरा प्लॉट ही गायब कर दिया था। यू नो व्हाट आई मीन। नंबर 3 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है ब्लीच, एंड आई बिलीव यहाँ पे मुझे कपड़ों को वॉश करने वाले ब्लीच की पंचलाइन फालतू में घुसाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा क्लीशे हो चुकी है। ब्लीच एनिमे में हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम इचिगो कुरोसाकी होता है, जो कि एक नॉर्मल सा हाई स्कूल स्टूडेंट होता है, लेकिन एक दिन उसकी फैमिली पे हॉलो अटैक कर देता है।
हॉलो एक ऐसी स्पिरिट को कहते हैं जो कि ह्यूमंस की सोल को कंज्यूम करती है उर्फ खाती है, जिसके बाद ह्यूमन की ऑब्वियसली डेथ हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो हॉलो इचिगो कुरोसाकी की फैमिली पे अटैक करता है, उसी वक्त रुकिया कुचकी नाम की एक सोल रीपर उसकी फैमिली की रेस्क्यू के लिए आ जाती है। लेकिन अपने टास्क को कंप्लीट करने के पहले ही रुकिया बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है, जिस वजह से वो फाइट करने के लायक नहीं बचती और इसी वजह से वो अपनी सोल रीपर पार्ट्स को इचिगो तक ट्रांसफ़र कर देती है, जिसके बाद इचिगो खुद एक सोल रीपर बन के अपनी फैमिली को रेस्क्यू करता है। लेकिन फिर जब रुकिया की अपनी पार्ट्स को वापस रीगेन करने की बारी आती है तो वो ऐसा नहीं कर पाती, और क्योंकि ऐसे सिमिलरली बहुत सारे हॉलोस इचिगो के टाउन में सब पे अटैक कर रहे हैं, तो इचिगो को अपनी न्यूली ऑब्टेन्ड पार्ट्स का यूज़ करके अपने टाउन को बचाना होगा जब तक कि रुकिया को अपनी पार्ट्स वापस नहीं मिल जाती। वैसे तो एनिमे की शुरुआत में इचिगो के लिए हॉलोस को ही डिफीट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन एनिमे जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करता है इचिगो को पता चलता है कि सोल सोसाइटी और ह्यूमन वर्ल्ड के लिए जो एक्चुअल थ्रेट है वो कोई और ही है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आप इसके आगे की स्टोरी जानना चाहते हैं तो आपको ब्लीच एनिमे देखना होगा। एट नंबर 2 वी हैव माय हीरो एकेडेमिया। इस एनिमे में हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम रहता है मिडोरिया, जो कि एक ऐसे वर्ल्ड में रहता है जहाँ पे 80% ऑफ द पॉपुलेशन क्वर्क्स के साथ जन्म लेती है। बेसिकली क्वर्क्स जिन जिन लोगों के पास रहते हैं उनके पास सुपर नेचुरल पावर रहती है और वो सुपर नेचुरल पावर डिफरेंट टाइप्स की होती है। मिडोरिया का बचपन से एक ही सपना रहता है कि वो वर्ल्ड के नंबर 1 सुपर हीरो ऑल माइट जैसा बने और लोगों को प्रोटेक्ट करे, बट अनफॉर्चुनेटली मिडोरिया वर्ल्ड के उस 20% पॉपुलेशन का हिस्सा रहता है जिनके पास क्वर्क नहीं रहता है, मतलब बेसिकली नल्ला रहता है वो। आपको ये स्टोरी मिडोरिया और हीरोज के अराउंड इवॉल्व करते हुए मिलेगी, जहाँ पे आपको धीरे धीरे मिडोरिया आपको बड़ा होते हुए दिखाया जाएगा और स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाया जाएगा, और क्या उसे क्वर्क मिल पाएगा उसके लिए तो आपको एनिमे देखना ही होगा। हमारी आज की एक्शन एनिमे लिस्ट की जो फर्स्ट पोजीशन पे एनिमे प्लेस हुआ है उसका नाम है शिंगेकी नो क्योजिन उर्फ अटैक ऑन टाइटन। कई सेंचुरीज पहले जो ह्यूमंस थे उन पे टाइटन्स नाम के बहुत बड़े क्रिएचर्स के अटैक होते रहते थे और इन अटैक्स की वजह से ह्यूमंस अपने एक्सटिंक्शन की नौबत पे आ गए थे। लेकिन ऐसा होने से रोकने के मोटिव से ह्यूमन सोसाइटी के बाहर सेवरल जाइंट वॉल्स को क्रिएट कर दिया गया जिनकी प्रोटेक्शन में ह्यूमंस बच सकें। ऐसी बात नहीं है कि टाइटन्स के सर्वाइवल के लिए उनका ह्यूमन फ्लैश को कंज्यूम करना नेसेसरी था, रादर टाइटन सिर्फ और सिर्फ प्लेजर पाने के लिए ह्यूमन फ्लैश को कंज्यूम करा करते थे। सो ह्यूमंस के सर्वाइवल को एंश्योर करने के लिए उन वॉल्स को ऐसा डिफेंसिव बैरियर तैयार किया गया और उन वॉल्स की वजह से ह्यूमंस काफ़ी सेंचुरीज तक सर्वाइव कर पाए। लेकिन एक ऐसा दिन आया जब कोलोसल टाइटन नाम के एक एक्सेप्शनली लार्ज टाइटन ने वॉल मारिया नाम की आउटर वॉल को ब्रीच कर दिया, जिसकी वजह से कई सारे छोटे टाइटन्स को भी उस वॉल में एंट्री मिल गई। वो सारे एंटर करे टाइटन्स ह्यूमन सोसाइटी के सारे ह्यूमंस को बारी बारी करके खाने लग गए और अब ह्यूमंस को अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई करनी होगी। एनिमे के पहले एपिसोड में वॉल के ब्रीच होने के बाद हमारे एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट एरन येगर का पर्सनल लॉस भी हो जाता है, जिसके बाद वो टाइटन्स के अगेंस्ट पर्सनल ग्रज भी होल्ड कर लेता है। सारे टाइटन्स को खत्म करने के लिए एरन सर्वे कॉप्स को ज्वाइन कर लेता है, जिसके बाद वो वॉल के बाहर के वॉर जोन में अपने कदम रख के सारे टाइटन्स को खत्म करने का डिसीजन भी ले लेता है। जैसे जैसे अटैक ऑन टाइटन एनिमे की स्टोरी आगे प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे हमारे एनिमे के प्रोटैगनिस्ट एरन को टाइटन्स के बारे में कई सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं और उसका एडवेंचर अब आगे क्या टर्न लेगा ये बात तो हमें एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगी। तो यार भाई हमारे आज के इस एनिमे रिलेटेड वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देंगे और वीडियो के एंड में मैं बस ओटाकू हाइडआउट को थैंक यू कहना चाहूँगा डैट उन्होंने हमारे साथ कोलैब किया। एंड मैं आप लोगों को वापस से रिमाइंड कराना चाहूँगा कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिंड कमेंट में भाई के चैनल का लिंक मिलेगा, तो उसे जाके ज़रूर से चेकआउट करना। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना भाई। और अगर आप लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम पेज और हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मिलेगी, तो उसे ज़रूर चेकआउट करना। और आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है और आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब बटन के पास के ज्वाइन बटन को दबा के हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड हमारे चैनल के स्पेशल मेंबर बन के कुछ एडिशनल बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
शऊर बेचूं जानी बेचूं अपना आर्ट नहीं, दिलों में जिंदा रहूंगा मरने के बाद भी। मिसरे हम पाकते खुद रहते हमें याद नहीं, इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं मेरे लिए आज भी। पैसा खेल मेरी आज है कल साथ नहीं, आई इन्वेस्ट इन मायसेल्फ सेट अप बाजी। रोला ब्लंट जैसे बजने वाले 4-20, अपनी आना मैंने बचपन में ही गाड़ दी। पत्ते सूख गए शाखें उकड़ टूट गई, खुदा है गवाह मेरा कभी लिखा झूठ नहीं। बंदा इतना रियल इनकी रीत से मैं दूर भी, ऐनक मेरी काम करे जैसे पैनी दूरबीन।